हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं बाबर, हुमायूं, शेरशाह और मेडिवल इंडिया के वेरियस टॉपिक पे भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अकबर पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो इससे पहले हम बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कस किए। तो हुमायूं के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर अकबर बनता है। अकबर का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक था। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक था। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर में से एक है मुगल एम्पायर का। अप्रोक्सीमेटली ये 49 ईयर्स तक रूल करता है और औरंगजेब ये भी अप्रोक्सीमेटली 49 ईयर्स तक रूल करता है। तो ये दोनों वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर में से एक है मुगल एम्पायर का। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अकबर को महान शासक, ग्रेटेस्ट किंग भी कहा जाता है मुगल एम्पायर का। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अकबर के फादर का नाम हुमायूं था, इसके फादर का नाम हुमायूं था और इसके मदर का नाम हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम वही थी जो हुमायूं के द्वारा निर्वासन में शादी किया गया था। तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। इसका जन्म कहाँ पे? अमरकोट। तो अमरकोट में राणा विशाल के महल में इसका जन्म होता। राणा विशाल के महल में इसका जन्म होता, जो प्रेजेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और इसका राज्याभिषेक कहाँ पे किया गया था? तो इसका राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में 1556 में किया गया था अकबर का राज्याभिषेक। तो अकबर से संबंधित हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेयर ऑफ हुमायूं हु वाज बोर्न इन एक्साइल एंड वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था जिसका जन्म निर्वासन में हुआ था और जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब वह केवल 13 वर्ष का था। तो यहाँ पे आपको बताना है हुमायूं का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अकबर। तो ये अकबर था जिसका जन्म निर्वासन में हुआ था और जब इसके पिता यानी हुमायूं का मृत्यु हुआ था तो ये केवल 13 वर्ष का था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस वाई द कोरोनेशन ऑफ अकबर डन आफ्टर द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हुमायूं। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कलानौर। कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक किया गया था। किसके संरक्षक में? तो बैरम खां के संरक्षक में इसका राज्याभिषेक किया गया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। जब हुमायूं का आकस्मिक मृत्यु हो गया था तो पंजाब के कलानौर में बैरम खां के संरक्षक में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हुआ द रेजेंट ऑफ अकबर। अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पे आपको अकबर का संरक्षक बताना कौन था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैरम खां। बैरम खां ये अकबर का संरक्षक था। तो ये 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक था। तो अकबर जान ही रहोगे ये नाबालिग था। इसके पिता की मृत्यु हो गया था जब ये 13 ईयर्स के था। तो बैरम खां ये अकबर का संरक्षक बना था और अकबर के द्वारा बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया गया था। खान ए खाना की उपाधि अकबर के द्वारा बैरम खां को दिया गया था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अकबर का संरक्षक बैरम खां था जो 56 से 60 तक था और अकबर के द्वारा इसे खान ए खाना की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पानीपत का द्वितीय लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अकबर एंड हेमू। अकबर एंड हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और अकबर की ओर से जानी होंगे बैरम खां ये लीड किया था। मुगल आर्मी को बैरम खां लीड किया था क्योंकि अकबर उस समय नाबालिग था। बट ऑप्शन में आपको अकबर एंड हेमू ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। पानीपत का द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये कौन से ईयर में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1556। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। तो हेमू ये दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के ये किंग थे। कुछ सप्ताह पहले ये बैटल ऑफ दिल्ली में तर्दी बेग खान के अंडर मुगल आर्मी को हराकर दिल्ली एंड आगरा पे विजय प्राप्त किए थे। तो कुछ सप्ताह पहले ही बैटल ऑफ दिल्ली में तर्दी बेग खान के अंडर मुगल आर्मी को हरा के दिल्ली एंड आगरा पे ये विजय प्राप्त किए थे। और यहाँ पे ये पुरानी किला में राजा विक्रमादित्य के ताज को पहने थे, ये टाइटल एज्यूम किए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे एज्यूम किए थे? तो दिल्ली पे विजय प्राप्त करके ये विक्रमादित्य के ताज को पहने थे। तो ये मध्यकालीन भारत में पहले और अंतिम हिंदू थे जो दिल्ली पे राज किए थे, दिल्ली सल्तनत के राजा बने थे। तो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये हेमू बने थे, हेमू ही बने थे। लेकिन बाद में ये भी पराजित हो जाते हैं, सेकेंड बैटल पानीपत में ये हार जाते हैं।
नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो यहाँ पर आपको मध्यकालीन भारत में बताना है दिल्ली पर पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन बने थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हेमू। तो ये हेमू थे जो मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर पहला और अंतिम हिंदू शासक बने थे। तो ये एक हिंदू किंग और आदिल शाही सूरी के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आदिल शाही सूरी के लिए अफगान विरोधियों एंड अकबर के मुगल आर्मी के खिलाफ में 22 बैटल्स जीते थे। तो ये आदिल शाही सूरी के लिए अफगान विरोधियों और अकबर की मुगल सेनाओं को हराकर 22 बैटल्स जीते थे और ये दिल्ली जीतने के बाद खुद को विक्रमादित्य की टाइटल पहनाए थे। ये खुद विक्रमादित्य के टाइटल को एज्यूम किए थे दिल्ली जीतने के बाद। तो सेकेंड बैटल पानीपत ये जान ही रहेंगे 1556 में हुआ था। तो ये बैटल ये भी जीत ही गए थे, लेकिन इनके आंख में एक तीर लग गया था जिससे ये मूर्छित होकर गिर गए। फिर इनको बंदी बनाकर हत्या कर दिया गया था। तो ये बैटल यही जीत ही गए थे, लेकिन इनके आंख में तीर लग गया था लास्ट मोमेंट में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द स्लेवरी सिस्टम एबोलिश बाय अकबर। अकबर द्वारा दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है अकबर के द्वारा स्लेवरी सिस्टम को कब एबोलिश किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1562। 1562 में अकबर के द्वारा स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि स्लेवरी सिस्टम को किसके द्वारा एबोलिश किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था 1562 में। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत स्टेट्स वाज फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ द मुगल्स। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की आधिपत्य स्वीकार किया? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से किस राजपूत राज्य के शासक द्वारा पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आमेर। आमेर के राजपूत शासक के द्वारा पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया गया था। तो आमेर के शासक भारमल थे, यह राजा थे आमेर के। तो इनके द्वारा पहली बार 1562 में मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया गया और ये अपनी छोटी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से कर देते हैं। तो हरकाबाई जो बाद में जोधाबाई के नाम से फेमस होती है, तो इनका शादी अकबर से करा दिया जाता है और ये पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किए थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आमेर ये पहला राज्य बना था, पहला राजपूत राज्य बना था और आमेर के राजा भारमल थे और ये अपनी छोटी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से करा देते हैं। तो यहाँ से ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टू होम डिड भारमल मैरी हिज यंगर डॉटर हरकाबाई। भारमल ने अपनी छोटी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अकबर। अकबर के साथ में हरकाबाई की शादी भारमल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज अकबर एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा था तो उसे अकबर के द्वारा कब एबोलिश किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1563। 1563 में अकबर के द्वारा पिलग्रिमेज टैक्स को एबोलिश किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1563। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबोलिश्ड जजिया टैक्स। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जजिया टैक्स को एबोलिश किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा जजिया टैक्स को एबोलिश किया गया था। तो इसके द्वारा स्लेवरी सिस्टम, पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया टैक्स, तो ये तीनों इसके द्वारा एबोलिश कर दिया गया था अकबर के द्वारा। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के द्वारा दास प्रथा पे जो दास प्रथा था तो उसे एबोलिश किया गया था। तीर्थ यात्रा टैक्स था तो उसे एबोलिश किया गया था और जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था तो इसे भी अकबर के द्वारा एबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन अकबर के समकालीन थे या कौन अकबर के समकालीन थे, आपको बताना ऑप्शन में से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ये अकबर के समकालीन थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती ये कौन थी, तो इसको हम आगे जानते हैं रानी दुर्गावती कौन थी। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती वाज द क्वीन ऑफ विच स्टेट हु फाउट आसिफ अली अगेंस्ट अकबर। रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी जिसने अकबर के विरुद्ध आसिफ अली का मुकाबला की थी? तो यहाँ पर आपको बताना ये किस स्टेट की रानी थी जो अकबर के विरुद्ध में आसिफ अली का मुकाबला की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मंडला। यह मंडला की रानी थी जो अकबर के विरुद्ध में आसिफ अली का मुकाबला की थी। तो ये मंडला जिसे गोडवाना या गढ़ कटंगा भी कहा जाता है तो यहाँ की रानी थी और इनका शादी दलपत सिंह से हुआ था। तो दलपत सिंह के मृत्यु के बाद ये अपने पुत्र नारायण सिंह की संरक्षिका थी, लेकिन 1564 में आसिफ अली के विरुद्ध ये पराजित हो जाती है और खुद शहीद हो जाती है, आत्महत्या कर लेती है रानी दुर्गावती। तो इनका संबंध मंडला से है और ये अकबर के समकालीन थी। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये अपने पुत्र नारायण सिंह की संरक्षिका थी।
नेक्स्ट है विच राजपूत किंग डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अकबर। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे आपको उस राजपूत किंग का नाम बताना है जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे और राणा उदय सिंह ये मेवाड़ के राजा थे। तो मेवाड़ ये राजस्थान का एकमात्र राज्य था जहाँ के राजपूत राजाओं ने मुगल सेना का सदैव विरोध किए थे। तो राणा उदय सिंह ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राणा उदय सिंह। नेक्स्ट है व्हेन डिड अकबर डिफीट द रूलर ऑफ गुजरात मुजफ्फर शाह एंड अनेक्स्ड गुजरात टू हिज एम्पायर। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को कब पराजित किया और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है अकबर के द्वारा गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को कब पराजित किया गया और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 72। तो 72 से 73 के बीच में ये गुजरात के रूलर मुजफ्फर शाह को हराकर गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यह 72 से 73 का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है अकबर शो द सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एट। अकबर ने अपने जीवन में समुद्र को पहली बार कहाँ देखा था। तो यहाँ पे आपको बताना ये अपने जीवन में पहली बार समुद्र को कहाँ से देखा था। तो ऑप्शन द राइट आंसर कैम्बे। कैम्बे में यह अपने जीवन में पहली बार समुद्र को देखा था। तो गुजरात विजय के समय ये कैम्बे में पहली बार समुद्र को देखा और यहाँ पे यह सर्वप्रथम पुर्तगालियों से भी मिला था। तो पहली बार ये कैम्बे में समुद्र को देखा और यहाँ पे ये पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट। ये पुर्तगालियों से कहाँ मिला था तो कैम्बे में गुजरात विजय के समय, और गुजरात विजय के समय ये कैम्बे में समुद्र को पहली बार देखा था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर विच प्रोविडेंस। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किस प्रांत पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रांत के जीत के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गुजरात। गुजरात प्रोविडेंस के जीत के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ये गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन विच फोर्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ आपको बताना ये किस किले में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फतेहपुर सिकरी। ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज बैटल ऑफ तुकारोय फाउट। तुकारोय का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1575। 1575 में बैटल ऑफ तुकारोय हुआ था और ये किसके बीच में तो मुगल आर्मी एंड बंगाल सल्तनत के बीच में ये बैटल ऑफ तुकारोय हुआ था 1575 में। तो ये यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बैटल ऑफ तुकारोय कब हुआ था। तो ये 1575 में। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो यह भी बैटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल में से एक है एग्जाम के पॉइंट भी से। तो यहाँ पर आपको बताना है बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अकबर एंड राणा प्रताप। अकबर एंड राणा प्रताप सिंह के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। तो अकबर की ओर से मान सिंह लीड किए थे इस बैटल को और राणा प्रताप सिंह का संबंध देखें तो इनका संबंध मेवाड़ से है। ये मेवाड़ के राजा थे और इनके फादर का नाम उदय सिंह था। राणा उदय सिंह ये फादर थे राणा प्रताप सिंह के। तो राणा उदय सिंह वही थे जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। तो राणा प्रताप सिंह ये इनके पुत्र थे उदय सिंह के। तो यह बैटल अकबर एंड राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हु लेड द मुगल आर्मी अगेंस्ट महाराणा प्रताप सिंह इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप सिंह के अगेंस्ट में मुगल आर्मी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मान सिंह। ये मान सिंह थे जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल आर्मी का नेतृत्व किए थे महाराणा प्रताप सिंह के अगेंस्ट में और यह बैटल 1576 में हुआ था। तो ये टाइम भी इम्पोर्टेंट है, यह बैटल 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है विच किंग्स हॉर्स वाज नेम्ड चेतक एंड एलिफेंट वाज नेम्ड राम प्रसाद। किस राजा के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस राजा के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह के
घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इबादत खाना बिल्ट बाय अकबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर द्वारा इबादत खाना बनाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1575। 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना को बनाया गया था। कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी में। इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना को बनाया गया था विभिन्न धर्मों के स्पिरिचुअल लीडर को इकट्ठा करने के लिए। स्टार्टिंग में इसे इस्लामिक स्पेसिफिक बनाया गया था, लेकिन बाद में सारे धर्मों के लिए रास्ता खोल दिया गया, यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी। तो इसे विभिन्न धर्मों के स्पिरिचुअल लीडर को इकट्ठा करने के लिए अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट है और डेट ये इंपॉर्टेंट है 1575 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इबादत खाना को किसके द्वारा बनाया गया था। तो अकबर के द्वारा। कब? तो 1575 में। कहाँ पे? तो फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, टू होम डिड मुगल बादशाह अकबर कन्फर द टाइटल ऑफ जगत गुरु। मुगल बादशाह अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी को ये जगत गुरु का टाइटल दिया था। और हीर विजय सूरी ये कौन थे? तो ये जैन मुनि थे, ये जैन धर्म के संत थे हीर विजय सूरी। तो इनको अकबर के द्वारा जगत गुरु का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड अकबर अनाउंस महाजरनामा। अकबर द्वारा किस वर्ष महाजरनामा की घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 1579। 1579 में अकबर के द्वारा महाजरनामा अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द दशहरा सिस्टम ड्यूरिंग मुगल टाइम। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के दौरान दशहरा प्रणाली से जुड़ा है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके शासनकाल के दौरान दशहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान दशहरा सिस्टम को 1580 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस टाइम भारत में अकबर का शासन था, तो इसके शासनकाल के दौरान दशहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस दशहरा सिस्टम। दशहरा सिस्टम की शुरुआत किसने किया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है टोडरमल। टोडरमल के द्वारा दशहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और दशहरा सिस्टम को जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है। और टोडरमल ये कौन थे। तो ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनके द्वारा दशहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। अकबर अपनी धार्मिक चर्चाएं कहाँ पे किया करता था। तो यहाँ पे आपको बताना अकबर के द्वारा कहाँ पे धार्मिक चर्चाएं किया जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर इबादत खाना। इबादत खाना में धार्मिक चर्चाएं किया जाता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर इबादत खाना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज न्यू रिलीजियस दीन इलाही स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर के द्वारा एक नए धर्म दीन इलाही को कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है दीन इलाही को कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1582। 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही को शुरू किया गया था और इसे सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। तो दीन इलाही को सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर बनाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही वाज। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बीरबल। तो ये बीरबल थे जो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बीरबल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज कॉल्ड अकबर्स दीन इलाही ए मोन्यूमेंट नॉट ऑफ विजडम बट ऑफ हिज फॉली। निम्नलिखित में से किस हिस्टोरियन ने अकबर के दीन इलाही को विजडम का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का मोन्यूमेंट कहा है। तो यहाँ पे उस हिस्टोरियन का आपको नाम बताना है जिनके द्वारा अकबर के दीन इलाही को उसकी विजडम का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का मोन्यूमेंट कहा गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वी स्मिथ। तो ये वी स्मिथ था जो अकबर की दीन इलाही को विजडम का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का मोन्यूमेंट कहा है। तो ये वी स्मिथ था। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड अकबर स्टार्ट इलाही संवत। अकबर ने इलाही संवत को किस वर्ष शुरू किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1583। 1583 में अकबर के द्वारा इलाही संवत को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1583। नेक्स्ट है, विच वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर। अकबर का सेकेंड कैपिटल कौन सा था। तो यहाँ पे आपको अकबर का सेकेंड कैपिटल बताना कौन सा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये अकबर का सेकेंड कैपिटल था। तो फर्स्ट कैपिटल आगरा था, देन सेकेंड टाइम ये फतेहपुर सीकरी शिफ्ट किया, देन थर्ड टाइम ये लाहौर शिफ्ट किया था। तो ये अपने शासनकाल के दौरान 3 कैपिटल बनाया था। फर्स्ट
आगरा में बनाया था। देन उसके बाद ये फतेहपुर सीकरी ले गया, फिर फतेहपुर सीकरी से लाहौर ले गया था अपना कैपिटल। नेक्स्ट है विच क्वीन ऑफ अहमदनगर अपोज द मुगल रूलर अकबर। अहमदनगर की किस रानी ने मुगल शासक अकबर का विरोध की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है अहमदनगर के किस रानी के द्वारा मुगल शासक अकबर का विरोध किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चांद बेबी। चांद बेबी के द्वारा अकबर का विरोध किया गया था। तो चांद बेबी ये 1595 में अकबर के मुगल सेना के विरोध में अहमदनगर को डिफेंड करने के लिए जानी जाती है। तो ये अहमदनगर को डिफेंड करने के लिए जानी जाती है चांद बेबी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच वॉज द लास्ट विक्ट्री कैंपेन ऑफ अकबर। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है असीरगढ़ फोर्ट वार। असीरगढ़ किले को जीतना अकबर का अंतिम विजय अभियान था। तो ये अभियान ये 1601 में किया था और 1601 में ये इस किले को जीत लिया और ये अकबर का लास्ट विक्ट्री कैंपेन था। तो ये अकबर का लास्ट विक्ट्री कैंपेन था। नेक्स्ट है हु डाइड इन 1605 आफ्टर नियरली 50 ईयर्स ऑन द थ्रोन ही वॉज ब्यूरिड एट सिकंदरा आउटसाइड आगरा। गद्दी पर लगभग 50 वर्ष रहने के बाद 1605 में किसका मृत्यु हो गया जिसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है गद्दी पर लगभग 50 वर्ष रहने के बाद 1605 में किसका मृत्यु हो गया था जिसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। तो इसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर का अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा में ही देखने को मिलेगा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसे सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया गया था और ये सिस्टम चंगेज खान से इंस्पायर है। चंगेज खान में ये देखा गया था। तो ये चंगेज खान से इंस्पायर होकर भारत में मनसबदारी को शुरू किया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी जेम्स वेर देयर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 9। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और ये 9 रत्न कौन कौन से हैं तो अभी देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट नवरत्न इज बीरबल, देन सेकेंड इज अबुल फजल, देन थर्ड इज तानसेन, देन फोर्थ इज मानसिंह, देन फिफ्थ नवरत्न देखें तो राजा टोडरमल, देन सिक्स्थ इज फैजी, देन सेवंथ इज अबुल रहीम खान ए खाना, देन एट्थ इज मूला दो प्याजा, लास्ट एंड नाइन्थ नवरत्न हकीम हुमाम। तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। तो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम महेश दास था और ये पहले हिंदू थे दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाले। और इनका मृत्यु यूसुफजाई ट्राइब के साथ बैटल में हो जाता है। तो बीरबल का मृत्यु यूसुफजाई ट्राइब के साथ बैटल में हो जाता है। देन नेक्स्ट 9 रत्न देखें तो अबुल फजल। अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। ये एक सूफी संत थे और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा एंड आईन अकबरी को लिखा गया था। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईन अकबरी को लिखा गया था और इनका मृत्यु वीर सिंह देव बुंडेला के द्वारा किया गया था। अबुल फजल का मृत्यु वीर सिंह देव बुंडेला के द्वारा किया गया था। द नेक्स्ट 9 रत्न देखें तो तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नेम रामातनु पांडे था और ये अकबर के दरबार में मोस्ट फेमस म्यूजिशियन थे। तो तानसेन ये मोस्ट फेमस म्यूजिशियन थे और इनको अकबर के द्वारा कंठाभरण वाणी विलास का टाइटल दिया गया था। तो अकबर के द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास का टाइटल दिया गया था। और तानसेन ये अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 9 रत्न देखें तो मान सिंह। तो मान सिंह ये राजा भारमल के ग्रांडसन ये पौत्र थे। देन नेक्स्ट 9 रत्न देखें तो राजा टोडरमल। तो टोडरमल ये एक फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में और इनके द्वारा दोशाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नेक्स्ट फैजी। तो फैजी ये अबुल फैजल के एल्डर ब्रदर थे। तो ये अबुल फजल के बड़े भाई थे और इनके द्वारा महाभारत एंड श्रीमद् भागवत गीता का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था। तो फैजी ये महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा महाभारत को कौन अनुवाद किए थे फारसी लैंग्वेज में? तो ये फैजी थे। देन उसके बाद अबुल रहीम खान ए खाना। तो इनके द्वारा बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। तो बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था बाबर के द्वारा, लेकिन बाद में अबुल रहीम खान ए खाना के द्वारा
पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था। और अबुल रहीम खान खाना ये बैराम खान के पुत्र थे। तो बैराम खान वही जो अकबर के संरक्षक थे, तो ये इनके पुत्र थे। देन उसके बाद मुला दो प्याजा और लास्ट में हकीम हुमायूं, तो ये अकबर के नौरत्न थे। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर महेश दास। नेक्स्ट है हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट है हु रोट आईन अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क। द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ही आईन अकबरी को भी लिखा गया था। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अकबर के दरबार के मोस्ट फेमस म्यूजिशियन तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रामातानु पांडे। रामातानु पांडे यह वास्तविक नाम था तानसेन का, जो अकबर के दरबार के मोस्ट फेमस म्यूजिशियन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रामातानु पांडे। नेक्स्ट है हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द राग मियाँ की मल्हार। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है तानसेन। तानसेन को माना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है टोडरमल। टोडरमल ये एक फेमस फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के दरबार के। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। कौन महाभारत को फारसी में अनुवाद किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है फैजी। फैजी के द्वारा महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है फैजी। नेक्स्ट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम। मुगल काल में किए गए महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रज्मनामा। मुगल काल में किए गए महाभारत को फारसी अनुवाद में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राजमनामा। तो ये महाभारत का फारसी नेम है। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी के द्वारा रामायण का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बदायूनी। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन द मुगल कोर्ट एलेज दैट अकबर वाज एन एनिमी ऑफ इस्लाम। मुगल दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आरोप लगाया कि अकबर इस्लाम का दुश्मन था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बदायूनी। ये आरोप बदायूनी के द्वारा लगाया गया था कि अकबर इस्लाम का दुश्मन है। तो ये आरोप बदायूनी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है अबुल फजल वाज द सन ऑफ विच सूफी संत। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो यहाँ पे आपको उस सूफी संत का नाम बताना है जिसके पुत्र अबुल फजल थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शेख मुबारक। शेख मुबारक ये अबुल फजल के पुत्र थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शेख मुबारक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अबुल फैजल वाज एक्सीलेंट इन द ड्राइंग ऑफ फीचर्स। अबुल फैजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल पेंटर्स चित्रांकन में उत्कृष्ट था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बशावन। बशावन ये चित्रांकन में उत्कृष्ट था। और बशावन ये कौन था? तो ये अकबर के दरबार का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर में से एक है बशावन। तो ये अबुल फैजल के अनुसार चित्रांकन में उत्कृष्ट था। नेक्स्ट है हु वाज द फेमस पेंटर एट द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय फेमस चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है अकबर के समय में फेमस चित्रकार कौन कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलोबदीज। दशवंत, बशावन, अब्दुल समद खान एंड मीर सैयद अली। तो ये कुछ फेमस पेंटर हैं अकबर के समय में। और दशवंत और बशावन ये दो काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर है अकबर के दरबार के। तो ये ऑप्शन में देखे हुए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे अकबर के दरबार के दो फेमस पेंटर कौन कौन से। तो दशवंत और बशावन ये दो काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर है अकबर के दरबार के। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वाज द सन ऑफ पालकिन बेरर। अकबर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन पालकी ढोने वाला का पुत्र था? तो पालकी ढोने वाला यानी कहार। तो यहाँ पे आपको बताना है अकबर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दशवंत। दशवंत ये एक कहार के पुत्र थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दशवंत।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द पंचमहल एट फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया था। देन अकबर के द्वारा इंपॉर्टेंट अदर आर्किटेक्ट देखें तो इसके द्वारा आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला कहा जाता है, तो ये अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। देन नेक्स्ट इलाहाबाद फोर्ट, तो ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। देन उसके बाद लाहौर फोर्ट, तो ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फोर्ट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऑप्शन में से कौन सा फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो ये तीनों फोर्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा बनाए गए थे। देन फतेहपुर सीकरी शहर इसके द्वारा ही बनाया गया था। देन कुछ अदर देखें जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो जामा मस्जिद जो आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा, तो ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। देन पंचमहल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात विक्ट्री के बाद बनाया था। देन उसके बाद थोम ऑफ सलीम चिश्ती, दीवान एम एंड दीवान ए खास, तो ये सारे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाए गए थे। तो दीवान एम और दीवान खास शाहजहाँ के द्वारा भी दिल्ली में और आगरा में बनाया गया था, और आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा जो अकबर के द्वारा बनाया गया है। और जामा मस्जिद बाद में शाहजहाँ के द्वारा भी दिल्ली में बनाया जाता, लेकिन ये जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट जो अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ विच बिल्डिंग मेड बाय अकबर इज सिमिलर टू द बुद्धिस्ट विहार। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो यहाँ पे आपको बताना है अकबर के द्वारा बनाए गए किस बिल्डिंग का प्रिंसिपल्स बुद्धिस्ट विहार के सिमिलर है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पंचमहल। पंचमहल का प्रिंसिपल बुद्धिस्ट विहार के सिमिलर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्ट्स वाज नॉट बिल्ट बाय अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो जैसे आपको याद ही होगा आगरा फोर्ट जो अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। देन लाहौर फोर्ट ये भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, और इलाहाबाद फोर्ट तो ये भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ग्वालियर फोर्ट ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर चेंज द नेम ऑफ प्रयाग टू इलाहाबाद। किस मुगल शासक ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था? तो यहाँ पे आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अकबर। अकबर के द्वारा प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा गया था। तो 1575 के आसपास में मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा गया था। तो ये 1575 के आसपास या उसके बाद। नेक्स्ट है तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस का रचना किया गया था। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर के शासनकाल में ही इनके द्वारा रामचरितमानस का रचना किया गया था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड तुलसीदास ए पोएट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोट रामचरितमानस। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके द्वारा किस लैंग्वेज में रामचरितमानस का रचना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अवधि। ये अवधि लैंग्वेज में रामचरितमानस का रचना किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अवधि। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज अन इलिटरेट। निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शासक अनपढ़ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अकबर। अकबर ये एक अनपढ़ था, लेकिन इसे महान शासक ग्रेट किंग भी माना जाता है मुगल एम्पायर का, बट ये एक इलिटरेट था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रोल्फ फिच। रोल्फ फिच ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रोल्फ फिच। नेक्स्ट है हु वाज द मुगल बादशाह ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। अकबर ये उस समय भारत का मुगल बादशाह था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन लंदन में 1600 में किया गया था, और अकबर ये भारत में
1605 तक शासन किया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भारत का शासक कौन था? तो ये अकबर था। जैसा कि देख ही सकते हैं, ये 1605 तक शासन किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन लंदन में 1600 में किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सुलह ए कुल की पॉलिसी को लागू किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की पॉलिसी को लागू किया गया था और इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस। सुलह ए कुल का मीनिंग होता है यूनिवर्सल पीस और इसको लागू अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हुज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल दैट वाज फॉलो बाय अकबर व्हेन कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर? किसका प्रशासन एक स्वरूप बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किसका प्रशासन एक स्वरूप बन गया था जिसका अनुसरण अकबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रशासन एक स्वरूप बन गया था अकबर का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, हुआ द सक्सेसर ऑफ अकबर आफ्टर हिज डेथ? अकबर के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ये अकबर का उत्तराधिकारी था। तो अकबर के मृत्यु के बाद ये मुगल एम्पायर का अगला शासक बनता है, अगला रूलर बनता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जहांगीर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।